पर आते हैं जो आंकड़े ये बार बार प्रस्तुत करते हैं। मैं बहुत ज्यादा आपको आंकड़े में नहीं डालूंगा, लेकिन 2 या 4-5 चीजें इनकी स्पष्ट करना चाहता हूं। किस तरीके से यह सरकार बिल्कुल सफेद झूठ बोलती है। मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी ने कहा कि हमने जमुना की सफाई जो है इस मुस्तैदी से की है, हमने 1.5 गुना दिल्ली में सूएज ट्रीटमेंट बढ़ा दी है। मैं वो ट्रीटमेंट, मेरे पास जो डेटा पड़ा है वो दिल्ली सरकार का है। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो यहां 480 एमजीडी सूएज ट्रीटमेंट हुआ करती थी। जब हमारी सरकार हारी है तो शायद 604 एमजीडी हम सूएज ट्रीटमेंट किया करते थे, या 620। आज भी उतना ही है। एक सिर्फ सूएज ट्रीटमेंट प्लांट बना है। सीधे सीधे ये मुख्यमंत्री झूठ बोलता है कि उसने सूएज ट्रीटमेंट का काम यहां बढ़ाया है। स्वयं एलजी साहब ने जो 2023 में एक रिव्यू ली थी, उस रिव्यू में आया था कि पिछले 7-8 सालों में 2014 के बाद से दिल्ली में जमुना में जो पोल्यूशन एफ्लुएंट जा रहा है वो पहले से दुगना हो गया है। केजरीवाल साहब ने कहा था कि हमारे समय में एफ्लुएंट नहीं होता था, एफ्लुएंट डबल हुआ है यहां। फिर आपने देखा होगा ये बार बार एक आंकड़ा देते हैं कि साहब हमने पैसा बचाया है फ्लाईओवर से। शायद आपने कई बार इस आंकड़े को भी सुना होगा। उसके बारे में भी मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं इनके, और ये इसमें दिखाया। मैं थोड़ा सा इसको पढ़ना चाहता हूं 2 मिनट, उसके बाद आप चाहेंगे तो ये डेटा आपके साथ में शेयर कर सकता हूं। इन्होंने बताया कि साहब मधुबन से मुकरबा चौक का जो फ्लाईओवर था वो शीला दीक्षित जी ने 422 करोड़ में उसका पैसा तय किया। मैं ईमानदार हूं, मैंने उसको 297 करोड़ में बनवा दिया। इसी तरह उन्होंने कहा कि मंगोलपुरी से मधुबन चौक का 423 करोड़ का शीला जी ने एस्टिमेट किया। मैं ईमानदार हूं, मैंने उसे 323 करोड़ में बनवा दिया। उसी तरह विकासपुरी से मीराबाग में 560 करोड़ का था, 460 करोड़ में बनवा दिया। ऐसे करके इन्होंने 5-7 बड़े उदाहरण दिया, और बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी इनका उदाहरण देते हैं। और मैं आपके सामने वो डेटा प्रस्तुत करना चाहता हूं जो पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट से हम लोगों ने उतारा है, जो इसके आंकड़े की सत्य की हकीकत आपके सामने रख देगा। एक प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बनता है 422 करोड़ का, ठीक कहते हैं केजरीवाल जी कि एस्टीमेट बना, ये बना जून 2012 में। उसके बाद कैबिनेट का एक डिसीजन आता है जो टेक्नोलॉजी को चेंज करता है, और टेंडरिंग होती है 22 मार्च 2013 को, 22032013 टेंडरिंग होती है 280 करोड़। यानी पैसा केजरीवाल जी ने नहीं बताया था, पैसा शीला जी की सरकार में बनता है। मैं मानता हूं आप कह सकते हैं सरकार ने पैसा बताया था, लेकिन यह कहना कि केजरीवाल ने पैसा बताया था अगर झूठ नहीं है तो आप शब्द बताइए, इसके लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से आजादपुर से प्रेमबरी पुल, उसका प्रीलिमिनरी एस्टीमेट जून 2012 में होता है, 247 करोड़ का डीपीआर बनता है। इसका टेंडरिंग होती है फरवरी 2013 में, और टेंडरिंग की अमाउंट आती है 182 करोड़, और इसमें ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने पैसा बचाया। उसी तरीके से मंगोलपुरी से मधुबन चौक डीपीआर बनता है 19/6/2012 को, एस्टीमेट होता है 423 करोड़ का, टेंडरिंग होती है 19/3/2013 को, टेंडरिंग का अमाउंट होता है 290 करोड़, और उसमें पैसा बचता है। ये शब्द जो है मैं पूछना चाहता हूं ना, अगर आपने पैसा बताया था तो सच्ची में आप बताते ना, आप ट्रुथ बताते ना। इस तरीके का एक नहीं, कम से कम 100 झूठ जो है हमारे मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं। और मैं समझ नहीं आता है कि जो आदमी इतना खुलेआम झूठ बोलता है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। एक लिस्ट दीजिएगा, लगाइएगा जरा लिस्ट जो है फ्लाईओवर्स की। इनका आंकड़े देते हैं कि हमने 32 या 36 फ्लाईओवर दिल्ली में बनाए हैं। ये फ्लाईओवर की लिस्ट है। विजेंद्र गुप्ता जी ने एक सवाल पूछा था असेंबली में कि कितने फ्लाईओवर आपकी सरकार ने बनाए हैं। आप ये लिस्ट देख लीजिएगा। पता नहीं ये लिस्ट आपके सामने ये साफ है कि नहीं है। इस लिस्ट का मेरे पास कॉपी थी, तो उसमें कुछ बातें आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अगर आप इसमें देखेंगे कि आप इसके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को आप पढ़िएगा तो 2 है रैंप ए, 3 है रैंप बी, 4 है रैंप सी, 5 है रैंप डी, 6 है रैंप ई, 7 है रैंप एफ, 8 है रैंप जी।
ये पहली बार मैंने सुना है कि फ्लाईओवर में जो रैंप चढ़ते हैं वो अलग से फ्लाईओवर के ले जाते हैं। कल को मैं अगर अपने घर में 2 सीढ़ी बना लूं और क्लेम करूं कि मेरे पास 2 घर हैं, तो ये तो नया अजूबा है। ऊपर चलिए, इसको थोड़ा नीचे, इसको बड़ा करिएगा, थोड़ा नीचे का बड़ा करिए। फिर देखिए आप 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर और 25 नंबर, ये 5 ब्रिज हैं। दुनिया में कहां से ब्रिज फ्लाईओवर बन गए मुझे नहीं समझ में आता है। फिर एक और मैं आपको आंकड़ा देता हूं, थोड़ा सा ऊपर चलिए, थोड़ा 13 नंबर पढ़िएगा। 13 है एलिवेटेड कॉरिडोर मधुबन चौक टू मुकरबा चौक। उसके बाद आप देखिएगा फ्लाईओवर दिए हैं एट बलसवा, एट बुराड़ी, एट मुकुंदपुर, लिबासपुर, एट जगतपुर एंड लिबासपुर ब्रिज। मैं आपको एक कागज दूंगा, अगर आप लोग देखिएगा, ये कागज है पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट से निकला है। ये है जो इनके वर्क डिटेल्स होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ कॉरिडोर आउटर रिंग रोड बिटवीन मुकरबा चौक टू वजीराबाद चौक। एक फ्लाईओवर है ये, इसके सब कंपोनेंट नीचे दिए हुए हैं। मैं पढ़ता जाऊंगा, आपको लिस्ट को जरा बड़ी करिए, वापस जाइए, उस लिस्ट को बड़ी करिए, बड़ी करिए इसको। अब आप नीचे ये देख लीजिएगा, इसी के सब कंपोनेंट्स हैं। बुराड़ी फ्लाईओवर, लिबासपुर ब्रिज, भलसला फ्लाईओवर, मुकुंदपुर फ्लाईओवर, मुकुंदपुर लूप्स। अगर आपने काम नहीं किया है तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है। मैं सीधे सीधे यहां इल्जाम लगा रहा हूं, और मैं माफ करिए बड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन मुझे पूर्व मुख्यमंत्री जी के इसके अलावा कोई शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है पैथोलॉजिकल लायर, आदतन झूठ बोलने वाला व्यक्ति। और पैथोलॉजिकल लायर का अंग्रेजी में कहा जाता है जो जानबूझकर आदतन अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए हमेशा झूठ बोलता हो। मैं उन पर सीधे सीधे कहता हूं, और ये सिर्फ यहां नहीं है, ये तमाम और चीजों में मैं आपको बहुत लंबे उदाहरण नहीं दूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जब आप चाहेंगे, और इसलिए मैं पिछले 2 महीने से, उसके पहले कई दिनों से चैलेंज कर रहा हूं, और जितने मेरे मीडिया के मित्र हैं, प्रेस के मित्र हैं, आप सबसे मैं आशा करूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी से कहें कि मेरे बगल की कुर्सी में बैठ जाए, सरकारी आंकड़े लेकर आए, कहानियां नहीं, सरकारी आंकड़े लेकर आए, उन्हीं के दस्तावेज लेकर आए और आमने सामने बैठे, उन्हीं के दस्तावेजों से मैं साबित कर दूंगा किस तरीके से विकास का उनका पूरा ढांचा झूठ का झूठ है। एक छोटा सा नंबर तो आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि हमने 100% लोगों को पानी दे दिया। उसी दिन उनकी रिपोर्ट निकलती है जो कहती है कि केवल 93% लोगों के पास इस दिल्ली में पानी जा रहा है। हर आंकड़े में आप 93% कहिए ना, क्या गलत बात है। फिर हम आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जिसको ये मानते हैं कि मैंने बहुत बढ़िया और बेहतरीन काम किया है शिक्षा में। जब शीला जी की सरकार हारती है तो दिल्ली में करीबन 16,40,000 बच्चे थे टोटल एनरोलमेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स। अगर 8 लाख थे जब उनकी सरकार आती है, 16,40,000 थे जब उनकी सरकार को आप लोग हरा देते हैं। उसके बाद 10 साल बाद शिक्षा में क्रांति होती है। उस समय तो जैसे क्रांति नहीं हुई, आज के समय में 17 या 18 लाख के करीब कुल बच्चे हैं। अगर शीला जी की या कांग्रेस सरकार की गति से एनरोलमेंट बढ़ी होती तो आज 22 से 23 लाख बच्चे होते। यानी अगर आप सिंपल आंकड़ों में जाएंगे तो 4 से 5 लाख बच्चे आज हमारी सरकार के स्कूलों में कम हैं। ये कौन सी क्रांति है, कोई मुझे बताना चाहेगा? 64% था 1998 में 12वीं का परसेंटेज पास। 2013 में ये बढ़ के हो जाता है 89%, यानी 15 साल में 25% बढ़ावा होता है। लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था उसमें 96% पास थे, सिर्फ 7% का इंक्रीज होता है इनके 10 साल में। और बल्कि उससे पहले के साल का अगर आप 12वीं का रिजल्ट ले लेंगे तो 91% था। वो भी फ्लक्चुएट करता है, कभी 94 में, कभी 91, कभी 92, कभी 95। ये कौन सी क्रांति है भाई? आप आज 22-22 लाख, 24-24 लाख के स्कूल के कमरे बना रहे हैं, और ये भी इन्हीं की रिपोर्ट से है। 12,782 करोड़ में इन्होंने जो कमरे बनाए हैं, एवरेज 22 लाख का एक कमरा आता है। 22 लाख के कमरों में आप वो रिजल्ट लाते हैं जो इससे 1/4 खर्चे में पिछले की सरकार लाया करती थी। और मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जब शीला जी की सरकार थी, ये कहते हैं ना हमने पैसा बहुत बढ़ाया है खर्चे में। आपने देखा होगा बार बार कहते हैं 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना कर दिया है। कोई भी अर्थशास्त्री या कोई भी शिक्षा का विद आपको बता देगा
असली आंकड़ा होता है कितना आपने एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी खर्च किया। सामान्य जनता के लिए ये आंकड़े बहुत रुचिपूर्ण नहीं होंगे, लेकिन आपके लिए आवश्यक है। जब शीला जी हारती हैं 2013 में, तो एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 1.4% खर्च हो रहा था एजुकेशन पे, और आज शायद 1.36% है। मतलब एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी गिरा है। और ये तब है, और ये बिजनेस स्टैंडर्ड की किताब है, जब शीला जी के समय 9.1% का 1998 से 2013 तक का हमारा जीडीपी ग्रोथ था, और पिछले 8-9 सालों में ये केवल 5.1% के करीब जीडीपी ग्रोथ रह गया। हम आते हैं 10वीं के आंकड़ों में। 10वीं में जब शीला जी की सरकार या कांग्रेस की आई थी, तो 43% बच्चे दिल्ली में पास होते थे। वो बढ़कर 2013 में 2008 में हो गए थे 88-89%। मैं उसके बाद के आंकड़े इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि कपिल सिब्बल जी जब बने थे एजुकेशन मिनिस्टर, तो सीबीएसई के इम्तहान हटा दिए गए थे 10वीं से, और उसके बाद 99% बच्चे पास होने लगे थे। मैं केजरीवाल जी की तरह झूठ नहीं बोलूंगा कि 99% शीला जी के या कांग्रेस के पराक्रम से हुए थे। वो क्योंकि 10th का बोर्ड का इम्तहान हटा दिया गया था, इस कारण से 99% पास हो रहे थे। क्योंकि केजरीवाल जी ने भी जब कोविड के सालों में 12वीं में 99% पास हुए थे, तो उसको अपनी अचीवमेंट बताई थी, जब ये रूल आ गया था कि कोविड के कारण किसी बच्चे को डिटेन नहीं किया जाएगा। तो नॉन डिटेंशन पॉलिसी एजुकेशन डिपार्टमेंट का पराक्रम नहीं, वो नीति का पराक्रम है। चलिए उसको छोड़िए। 89% हो जाता है 10th का पास 2008 में। आज वो 80, 81, 83, 84, 88, 90, 91 के आसपास चल रहा है। 1-2 साल पहले तक तो 71% था। 10वीं का तो ये हाल है इनकी क्रांतिकारी परिवर्तन का। और अगर आप यही सिंपल नंबर ले लें कितने बच्चे 12वीं का इम्तहान देते हैं, तो उसमें जितने बच्चे शीला जी के समय 11वीं 12वीं का इम्तहान देते थे, उससे कम बच्चे आप दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आबादी बढ़ गई है, करीबन 1 करोड़ 60 लाख से लेकर आज 2 करोड़ 10 लाख मानी जाती है। कम से कम 25-30-50% बच्चे तो बढ़ने चाहिए थे ना। और आप तो ये कहते हैं कि प्राइवेट से बच्चे कूद के सरकार में आ रहे हैं, बच्चे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, लेकिन उनकी एनरोलमेंट नहीं बढ़ रही। ये कौन सा आंकड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है अगर बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे जा भी रहे हैं। शायद वो लोग जो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो दिल्ली सरकार के स्कूलों में आ रहे हैं, और जो अफोर्ड कर रहे हैं वो अच्छी शिक्षा छोड़ के बुरी शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। यही इनका आर्ग्यूमेंट हो सकता है। मैं और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं समझ सकता। इन्होंने एक और आंकड़ा दिया कि दिल्ली में कोई भी डिस्पेंसरी काम नहीं कर रही थी, इसलिए हमने आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक बनाई। खुद इनके, और ये आंकड़े सब वो हैं, अगर आप लोग वेबसाइट पे चले जाइएगा, आपके सबके पास शोध करने वाले, रिसर्च करने वाले मुझसे बहुत बेहतर लोग होंगे। कम से कम 560 जो है डिस्पेंसरियां उस समय दिल्ली में चल रही थी। इन्होंने क्या किया, 560 डिस्पेंसरी में से अधिकांश को बंद करके और मोहल्ला क्लिनिक खोली। मेरा ये था, आप नई स्कीम लाए थे, लाते ना। डिस्पेंसरी में तो बेड थे, डिस्पेंसरी में तो गायनिक फैसिलिटी थी, डिस्पेंसरी में तो सर्जरी की फैसिलिटी थी। आपने उन सब फैसिलिटीज को काट के केवल इंजेक्शन लगाने, आला देखने और बुखार देखने वाले आम मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। कोई दिक्कत नहीं, आप नई स्कीम लाइए। लेकिन जिस तरीके से पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त करके नई व्यवस्था में लाए, और इन्हीं का आरटीआई एक और इंटरेस्टिंग चीज भी कहता है। जब शीला जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार हारी थी, तो दिल्ली में 39 अस्पताल थे। आज भी 39 ही अस्पताल हैं। उस समय 7 अस्पताल निर्माणाधीन थे, उसमें से 3 बमुश्किल से द्वारका इंदिरा गांधी अस्पताल और एक बुराड़ी में अस्पताल, 3 अभी भी पूरे नहीं हुए। और अगर आप आंकड़ा देख लेंगे, मैं आंकड़ा आपको भेज दूंगा, इन्होंने ये क्लेम किया है कि पिछले कुछ वर्षों में कोई 3 या 4 हजार बेड्स हमने अस्पतालों के बढ़ाए हैं। ये जितने बेड्स हैं ये उन्हीं अस्पतालों में हैं जो कांग्रेस के समय के बढ़ रहे थे। तो अस्पताल नहीं बढ़ते हैं, बेड्स नहीं बढ़ते हैं, आज डॉक्टरों की कमी है, आज नर्सिस की कमी है, और ये कहते हैं कि हमारी वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम है। मैंने एक पत्र लिखा था इनके सेक्रेटरी एजुकेशन को कि साहब आप क्लेम करते हैं कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ये टर्म कहां से आई? भाई मैं अपने आप को कह सकता हूं मोस्ट हैंडसम मैन ऑन अर्थ और अपने आप को पदवी दे दूं, आप लोग क्या कहोगे? हंसोगे ना मुझ पर कि लगता है थोड़ा सा हिल गया, यही कहोगे ना? कोई आदमी खुद ही टर्म बना ले वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और अपने आप को पदवी दे दे, तो आप ताली बजाओगे या मुस्कुराओगे? तो सादा सवाल पूछता हूं, क्योंकि मैंने जब पूछा कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन टर्म कहां से आया, किन मापदंडों पे आपने कहा है,
किन मापदंडों में कहा है वर्ल्ड क्लास हेल्थ है, तो मेरे को कोई जवाब आज तक इनके विभागों से नहीं आया है। इसी तरीके से डीटीसी का मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। ये कह रहे हैं कि हमने डीटीसी में बहुत बसें बढ़ाई, वो अलग नारा है। हमारे समय में 5200-5300 के करीब बसें थी, आज वो घटकर करीबन 300, 350, 3000 के करीब बसें हो गई हैं। लेकिन बसें आप कितनी भी बढ़ा लीजिए, उस पर लोग कितने चल रहे हैं। 2013 जो कांग्रेस का आखिरी वर्ष था, इन्हीं की आंकड़े के हिसाब से प्रतिदिन 43 लाख पैसेंजर डीटीसी की बसों में चला करते थे। आज वो 43 लाख घट के 25 लाख हो गया है। मैं अचंभित हुआ, मैंने कहा साहब इतना कैसे गिर गया? जब फ्री का मामला है, महिलाएं फ्री पे चल रही है तो बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने एक और लाइन वहां रखी, क्लस्टर बसेस। ये वही क्लस्टर बसेज हैं जो तथाकथित रूप से मेरी है। तो मान लीजिए आधा कंट्रीब्यूशन तो उनकी सरकार का मैं ही कर रहा हूं, अगर वो मेरी बसें हैं तो। उसमें 16 लाख आया, फिर भी मिला लीजिए तो टोटल 41 लाख इनकी राइडरशिप है। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था वर्ल्ड क्लास है, आबादी बढ़ती है 60%, तो डीटीसी में राइडरशिप कम क्यों हो रही है? वो इसलिए कम हो रही है क्योंकि एक बहुत उसमें इंटरेस्टिंग मैं आपको आंकड़ा देता हूं। इन्होंने उसी के साथ साथ एक टेबल बनाया जिसमें ब्रेक डाउन का टेबल बनाया है, कितनी बसें ब्रेक डाउन करती हैं। वो कांग्रेस के समय से 50 गुना से ज्यादा है। मेंटेनेंस नहीं हो रही है, बसों की हालत खराब है, बसें चल नहीं रही हैं। आप कभी भी सड़क पे चले जाइए, आधे से ज्यादा चलती चलती सड़क में ट्रैफिक जाम लगता है, क्योंकि बाई तरफ पे आपको बसें टूटी हुई खड़ी हुई पड़ी रहेगी। ये है निशानी उस सरकार की जिसने अपने आप को दिल्ली की बेहतरी करने की बात की। हवा में क्या हुआ है, जमुना जी में क्या हुआ है, उसकी तो हम बात करना ही नहीं चाहेंगे। जब सुएज ट्रीटमेंट प्लांट आप लगाते ही नहीं है तो जमुना कहां से क्लीन होगी? एक बहुत ही खतरनाक आंकड़ा है इन कागजों में। मैं उतना व्यवस्थित नहीं हूं जितनी आम आदमी पार्टी है प्रोपेगेंडा करने में, तो वो कागज आपको पूरा नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन एक विजुअल आपको मैं जरूर दिखाना चाहता हूं। आपने देखा होगा, ये बार बार कहते हैं कि हमने स्कूलों की हालत बहुत सुंदर कर दी, कि इन्होंने कई जगहों पे लीपा पोती बहुत अच्छी की। लेकिन मैं आपको बताता हूं इसकी शुरुआत कहां थी। 2008 में दिल्ली सरकार एक कार्यक्रम करती है जिसको प्रोजेक्ट रूपांतर कहते हैं। ये 2008 से 2011 तक चलता है और उसके बाद उसकी सेकेंड फेज शुरू होनी थी। उसके बाद कॉमनवेल्थ और तमाम चीजें आती हैं, ये प्रोजेक्ट बन जाता है। आप इसमें मैं छोटे से देता हूं। दिक्कत ये कि रही हुई थी, फोटो खींच देते। सौभाग्य से कुछ फोटो मुझे मिल गई, उनका मैंने संकलन किया। आप चाहोगे तो तमाम वो 100-125 स्कूल में जितनी मेरे पास डेटा है मैं आपको भेज सकता हूं। कुछ का मैं उदाहरण देखना चाहता हूं कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो परिवर्तन है वो उस समय शुरू होता है जिसपे केवल ये एडिशन करते हैं। एक आध फोटो दिखाइएगा। बाईं तरफ कुछ ऐसे स्कूल हैं पुरानी सीलमपुर के, और दाहिनी तरफ था उन्हीं में जो नई बिल्डिंग बनना शुरू हुई। आगे चलिए, ये बाईं तरफ को कॉरिडोर देख लीजिए और दाहिनी तरफ को जो उस समय बदलाव होते चले गए थे। और एक तरीके से आज की भी जो स्कूलों की आपको फोटो मिलती है, ये सामान्यतः इन्हीं के आसपास आपको मिलेगी। इसी तरह ये भोलानाथ नगर का स्कूल है जिसको बाबरोम स्कूल कहते हैं, शादरा का बड़ा फेमस स्कूल है। आगे चलिए, मजलिस पार्क के स्कूल है। आगे चलिए, ये एक्सटर्नल बिल्डिंग्स में फिर चेंज आते हैं, ये फिर स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं। बल्कि दाहिने तरफ का पीछे फिर आइए, दाहिने तरफ का तो है बहुत स्कूलों का फसाड आज आपको इसी तरीके से मिलेगा। आगे चलिए, मंडावली के स्कूल। आगे चलिए, आगे चलिए, ये है जो लेबोरेटरीज जो बाईं तरफ से दाहिनी तरफ चेंज होती थी। आजकल आपने देखा होगा बच्चों के ऊपर वो केमिस्ट्री के लैब टेक्नीशियन का कोट पहनाकर वो केमिस्ट्री लैब करते। मैंने भी अपने समय में केमिस्ट्री लैब किया था, मैं कभी कोट नहीं पहनता था। पर चलिए, उसको अगर आपने फैंसी दिखाना हो तो आप कोट भी दिखा सकते हैं। आगे चलिए और आगे चलिए, ये स्टेयरकेसेस में इंप्रूवमेंट था। और आगे चलिए, और ये है दाहिनी तरफ जिस तरीके के नए कमरे बने थे। कोई बताते इन कमरों में उन कमरों में क्या तकलीफ है, और उसमें आइए अब आप। और जिन्होंने आपको जो स्कूल दिखाए हैं ये चिन्हित करके स्कूल दिखाते हैं। हमारे कुछ मित्र यहां पीछे बैठे हुए हैं, मैंने उनसे कहा कि साहब किसी तरीके से दिल्ली सरकार के स्कूलों में आप चले जाइए तो रैंडमली बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के आज से 1 साल पहले ये दिल्ली सरकार के 2 स्कूलों में चले गए। उनकी तस्वीरें आप देख लीजिए। ये वो स्कूल है जो वर्तमान में दिल्ली सरकार के हैं। पूरे दिखाइए जितनी फोटोग्राफ्स है। आगे
और है फोटो और दिखा दीजिएगा, और भी इनके पास। ये मैं सिर्फ ये दर्शाना चाहता हूं कि पूरा का पूरा इनका जो क्लेम एजुकेशन में और हेल्थ में है वो केवल इश्तहारबाजी है। हकीकत में इन्होंने काम किया है, लेकिन उतना ही काम किया है जिससे बहुत ज्यादा काम इसके पहले की सरकार करती थी।